हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है कैसे टूटा पल्लवी का गुरूर। पल्लवी ने कलाई पर बंधी घड़ी में समय देखा। सुबह के 9 बजे थे। ट्रेन आने में अभी 1 घंटा था। अगर वो 10 बजे भी स्टेशन के लिए निकली तब भी ट्रेन के वक्त पर पहुंच जाएगी। स्टेशन 5-7 मिनट की दूरी पर ही तो था। पल्लवी एक बार फिर किचन आई। महाराज नाश्ते की तैयारी लगभग सारी चीज़ें बना चुके थे। 10 बजे तक नाश्ता टेबल पर तैयार रखने का आदेश देकर वो वापस ड्राइंग रूम में आ गई और सरसरी तौर पर सजावट का मुआयना करने लगी। ड्राइंग रूम की एक एक चीज़ उसकी धनाढ्यता का परिचय दे रही थी। पारुल तो दंग रह जाएगी ये सब देखकर। पल्लवी की संपन्नता देखकर शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो, पश्चाताप हो। पारुल पल्लवी की छोटी बहन थी। आज वो पल्लवी के यहाँ 4-5 दिनों के लिए आ रही है। ऐसा नहीं है कि पारुल ने पल्लवी का घर नहीं देखा, लेकिन वो यहाँ 5 वर्ष पहले आई थी। पिछले 5 वर्षों में तो पल्लवी के प्रति प्रशांत ने व्यवसाय में कई गुना प्रगति कर ली है और उनकी गिनती शहर के सबसे धनी लोगों में होने लगी है। 5 साल पहले जब पारुल यहाँ आई थी तो पल्लवी 5,000 वर्ग फुट की जगह में बने बंगले में रहती थी, लेकिन आज वो शहर के सबसे पॉश इलाके में अति धनाढ्य लोगों की कॉलोनी में 25,000 वर्ग फुट में बने एक हाई फाई बंगले में रहती है। अपनी संपन्नता के बारे में सोचकर पल्लवी की गर्दन गर्व से तन गई। पल्लवी का मायका भी बहुत संपन्न है। पल्लवी से 6 साल छोटी है पारुल। पढ़ने में पल्लवी का कभी मन नहीं लगा। वो सारा दिन बस अपने उच्च वर्गीय शौक पूरे करने में ही बिता देती थी। इसीलिए 20 वर्ष की होने से पहले ही उसके पिता ने प्रशांत के साथ उसका विवाह कर दिया। प्रशांत से विवाह करके पल्लवी बहुत खुश थी। रुपया, पैसा, ऐशो आराम, बस और क्या चाहिए जीवन में। हर काम के लिए नौकर। पल्लवी जैसी सुख सुविधाएं चाहती थी वैसी उसे मिली थी। पिताजी पारुल का भी विवाह जल्दी ही कर देना चाहते थे, लेकिन वो तो सबसे अलग सांचे में ढली हुई थी। जब देखो तब किताबों में घुसी रहती। पढ़ाई के अलावा भी न जाने और कौन कौन सी किताबें पढ़ती रहती। उसे एक अलग ही तरह के लोग और परिवेश पसंद था। स्कूल कॉलेज में भी वो बस पढ़ाई में तेज और बुद्धिमान लड़कियों से ही दोस्ती करती थी। उसे रुपए की चकाचौंध में जरा भी रुचि नहीं थी। तभी एक से एक धनी व्यवसायी घरानों से रिश्ते ठुकराते हुए 4 साल पहले उसने अचानक कॉलेज के एक असिस्टेंट प्रोफेसर से विवाह करके सबको सकते में डाल दिया। घर वालों को ये सहन ही नहीं हुआ। तभी से माता पिता ने पारुल से रिश्ता तोड़ लिया था। लेकिन एक ही शहर में होने के बाद माता पिता आखिर कब तक बेटी से नाराज रहते। इधर 6 महीने से उन लोगों ने पारुल और पति पीयूष को घर बुलाना और उनके यहाँ आना जाना शुरू कर दिया। तब पल्लवी ने भी पारुल से फ़ोन पर बात करना और उसे अपने घर आने का आग्रह करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि पल्लवी को पारुल से बहुत लगाव है और वो बस स्नेहवश उससे मिलने को आतुर है, बल्कि पल्लवी तो अपनी संपन्नता के प्रदर्शन से पारुल को चकाचौंध करके उसे ये एहसास दिलाना चाह रही थी कि देखो, तुमने मामूली आदमी से ब्याह करके क्या कुछ खो दिया है जिंदगी में। पल्लवी और उसके परिवार ने जीवन में हमेशा पैसे को महत्व दिया था। चाहे उसके पिता हों या पति, दोनों ही पैसे से ही आदमी को छोटा बड़ा समझते थे। 9:45 बज गए तो पल्लवी ने अपने विचारों को समेटा और ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कहा। चमचमाती कार में बैठकर वो स्टेशन पहुंची। समय पर ट्रेन आ गई। स्लीपर क्लास से उतरती पारुल पर नज़र पड़ते ही पल्लवी का जी कसैला हो उठा कि अगर संपन्न घर में शादी करती तो इस समय प्लेन से उतरती। ओ दीदी, कैसी हो? कितने साल हो गए तुम्हें देखे हुए। पारुल ने लपक कर पल्लवी को गले लगा लिया और जोर से बाहों में भींच लिया। क्षण भर को पल्लवी के मन में भी बहन से मिलने की ललक पैदा हुई, पर तभी अपनी प्योर सिल्क की साड़ी पर उसका ध्यान चला गया। उफ, गंदे कपड़ों में ही छू लिया पारुल ने। पता नहीं ट्रेन में कैसे कैसे लोग होंगे। अब तो घर जाकर तुरंत इसे बदल कर ड्राई क्लीन के लिए देना होगा। घर पहुंचकर पल्लवी ने पारुल को बैठने भी नहीं दिया, सीधे पहले नहाने भेज दिया। ट्रेन के सफ़र के कारण
पारुल के शरीर से गंध सी आ रही थी। पल्लवी स्वयं भी कपड़े बदलने चली गई। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगवाकर पल्लवी ने पारुल को आवाज़ लगाई। मोबाइल पर बात करते हुए पारुल आकर कुर्सी पर बैठ गई। बात खत्म करके उसने मुस्कुराकर पल्लवी को देखा। बाप रे दीदी, ये इतना सारा क्या क्या बनवा दिया है तुमने। पारुल आश्चर्य से नाश्ते की ढेर सारी चीज़ों को देखकर बोली, कुछ भी तो नहीं, जब तक यहाँ है अच्छी तरह खा पी ले, वहाँ तो पता नहीं। पल्लवी ने अपने आप को एकदम से रोक लिया, वरना वो ये कहना चाह रही थी कि एक मामूली सी तनख्वाह में वो दाल रोटी से अधिक क्या खा पी का पाती होगी। पर यह कहने से अपने आप को रोक नहीं पाई कि यहाँ तो रोज़ ही ये बनता है। तेरे जीजा जी तो ड्राई फ्रूट हलवे के सिवा और कोई नाश्ता ही नहीं करते। अरे हाँ, जीजा जी क्या ऑफिस चले गए? पारुल ने उत्साह से पूछा। नहीं, वो तो काम से मुंबई गए हैं, वहीं से फिर बेंगलुरु और फिर हैदराबाद जाएंगे। व्यवसाय बढ़ गया है, महीने में 20 दिन तो वो बाहर ही रहते हैं। पल्लवी ने अपने स्वर में भरसक गर्व का पुट भरते हुए कहा। और तुमने भी दोनों बच्चों को क्यों हॉस्टल में डाल दिया? बच्चे घर में होते हैं तो रौनक रहती है। पारुल ने एक कौर मुंह में डालते हुए कहा। अरे इनका स्कूल माना हुआ है, इनकी इच्छा तो फौरन भेजने की थी, पर मैंने कहा अभी बहुत छोटे हैं, हायर एजुकेशन के लिए भेज देना विदेश। अभी तो देहरादून ही ठीक है। यूं भी जब पैसे की कोई कमी नहीं है तो बच्चों को क्यों ना बेस्ट एजुकेशन दिलाई जाए। हाँ, जिनके पास पैसा ना हो उनकी मजबूरी है। कहते हुए पल्लवी ने एक चुभती हुई गर्वीली दृष्टि पारुल पर डाली, लेकिन तब तक पारुल के मोबाइल पर बीप की आवाज़ आई और वो मैसेज पढ़ने में व्यस्त हो गई। लिहाजा पल्लवी को चुप रह जाना पड़ा। फिर तो जब तक दोनों नाश्ता करती रहीं, पारुल मैसेज पढ़ती रही और जवाबी मैसेज भेजती रही। उसने एक बार भी मुंह ऊपर नहीं उठाया। उल्टे हाथ से लेटर टाइप करते हुए सीधे हाथ से एक कौर उठाती और मुंह में डाल लेती। क्या खा रही है, कैसा स्वाद है? मैसेज में मगन पारुल को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। पल्लवी मन ही मन खींच रही थी कि उसके इतने कीमती और ढेर सारे नाश्ते पर पारुल का ध्यान ही नहीं है। पारुल के लगातार बेवजह हंसते रहने को पल्लवी उसकी आंतरिक खुशी नहीं, उसके दुख छिपाने की चेष्टा ही समझी। पल्लवी जैसी बुद्धिहीन और समझ ही क्या सकती थी। तभी तो ये सुनकर कि पारुल के यहाँ खाना बनाने का बाई या रसोईया नहीं, पल्लवी अवाक उसे देखती रही। इसमें इतना अचरज करने की क्या बात है दीदी? 2 ही तो लोग हैं। पीयूष को भी खाना बनाने का शौक है, हम दोनों मिलकर खाना बना लेते हैं और ज़रूरी बातचीत भी हो जाती है। पारुल ने सहज रूप में उत्तर दिया। अब तो पल्लवी के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। पुरुष और किचन में, ये तो जैसे दूसरी दुनिया की बात है। उसने ना तो अपने पिताजी को कभी किचन में जाते देखा, ना कभी प्रशांत को ने कभी वहाँ पैर रखा। पुरुष तो छोड़िए, पल्लवी ने तो अपने घर की औरतें यानी माँ या दादी को सिवा रसोइये को क्या बनेगा के निर्देश देने के और किसी काम से किचन में पैर रखते देखा ही नहीं। पर तूने खाना बनाना कहाँ से सीखा? पल्लवी ने प्रश्न किया। पीयूष से ही सीखा दीदी, वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, पारुल ने उत्तर दिया। रसोई घर की गर्मी में पारुल खाना बनाती है, रोटियां बेलती है। सोचकर ही पल्लवी को पहली बार बहन से सचमुच सहानुभूति हो आई। असिस्टेंट प्रोफेसर की तनख्वाह इतनी भी कम नहीं होती कि एक रसोइया भी ना रखा जा सके। इतने कंजूस भी क्यों है पीयूष? पल्लवी विषाद भरे स्वर में बोली। वो कंजूस नहीं है दीदी, उन्होंने तो बहुत कहा था कि रसोइया रख लो, लेकिन जिद करके मैंने ही मना किया। हाथ पैर चलते रहते हैं तो शरीर पर बेकार चर्बी नहीं चढ़ती, वरना बैठे बैठे खाते रहो तो मोटे होकर 100 परेशानियों को निमंत्रण दो। पारुल तो सहज बात बोल गई, लेकिन पल्लवी को लगा पारुल उस पर व्यंग कर रही है। सचमुच कम उम्र में एक के बाद एक 2 बच्चे और उस पर तरमाल खाकर बस सारा दिन आराम करना। घूमने के नाम पर गाड़ियों में घूमना, पार्टियों में जाना और मॉल में शॉपिंग करना। और करती ही क्या है पल्लवी? तभी तो जगह जगह थुल पुल मांस की परतें झांकने लगी हैं। शरीर बड़ी मुश्किल से कपड़ों में समाता है। पहली बार पारुल के छरहरे कसे शरीर को देखकर ईर्ष्या का अनुभव किया पल्लवी ने। वो पारुल से मात्र 6 वर्ष बड़ी है,
लेकिन मास चढ़ जाने के कारण 20 वर्ष बड़ी लग रही है, जबकि पारुल के चेहरे और शरीर पर आज भी 20-22 की उम्र वाली कमनीयता बरकरार है। पल्लवी भी कपड़े बदलकर पलंग पर लेट गई। एक ही दिन हुआ है पारुल को आए, लेकिन सुबह से पीयूष के न जाने कितने फ़ोन और मैसेज आ गए होंगे। अब भी शायद दोनों एक दूसरे को मैसेज ही कर रहे होंगे। 4 साल हो गए शादी को, लेकिन लग रहा है मानो महीना भर पहले ही ब्याह हुआ है। कितनी दीवानगी है एक दूसरे के लिए। पहली बार पल्लवी के मन में एक गहरी टीस उठी। शादी के इतने बरसों में कभी याद नहीं किया काम के सिवा प्रशांत ने। उनके टूर पर जाने पर यदि कभी अकेलेपन से उबकर पल्लवी ही बातचीत के उद्देश्य से फ़ोन मिलाती तो प्रशांत झल्ला जाता कि मेरे पास गप्पे मारने के लिए फालतू समय नहीं है। दिन में ना सही, लेकिन रात में भी प्रशांत का कोई ना कोई बहाना रहता कि पार्टी के साथ मीटिंग में हूँ या डिनर पर काम की बातें हो रही हैं या फिर सो रहा हूँ। हार कर पल्लवी ने फ़ोन करना ही बंद कर दिया। लेकिन आज पारुल और पीयूष को एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते देखकर पल्लवी के अंदर एक टीस सी उठी। इस बार तो 4 दिन हो गए प्रशांत को गए हुए। पहुंचने के फ़ोन के बाद से कोई खबर नहीं है। देर तक छटपटाती रही पल्लवी। सुबह से पारुल के फ़ोन को चैन नहीं है और पल्लवी उसका फ़ोन इतना खामोश है कि पता ही नहीं चलता कि फ़ोन पास में भी है या नहीं। हाथ में पकड़े मोबाइल को देर तक घूरती रही पल्लवी और फिर प्रशांत को फ़ोन लगाया। 1, 2, 3, 10 बार लगातार फ़ोन किया पल्लवी ने, लेकिन प्रशांत ने फ़ोन ही नहीं उठाया। लगता है फ़ोन साइलेंट मोड पर करके सो गए हैं। पारुल सो रही है यह सहज कौतूहल और ईर्ष्या के वशीभूत होकर पल्लवी उठकर पारुल के कमरे तक गई। दरवाज़ा बंद नहीं था, केवल पर्दे लगे थे। पल्लवी ने बहुत थोड़ा सा पर्दा सरकाकर देखा। पलंग के सिरहाने वाले कोने पर एक मध्यम रोशनी झिलमिला रही थी। उस रोशनी को देखकर पल्लवी के मन का अंधेरा घना हो गया। आकर चुपचाप पलंग पर लेटकर देर रात तक अपने आप को तसल्ली देती रही। पल्लवी कि कल सुबह उठते ही उसकी इतनी मिस कॉल देखकर प्रशांत खुद ही फ़ोन लगा लेंगे। दूसरे दिन नाश्ता करते हुए पारुल ने टोक ही दिया, कल से देख रही हूँ दीदी जीजा जी का एक बार भी फ़ोन नहीं आया। जले मन पर मानो नमक छिड़क दिया हो पारुल ने। तिल मिलाकर कहने जा ही रही थी कि बहुत काम रहता है प्रशांत को। इतना बड़ा बिजनेस हैंडल करना आसान नहीं है। पीयूष की तरह फुर्सतियाँ नहीं है कि 24 घंटे मोबाइल पर बीवी से बातें या मैसेज करते रहें। लेकिन हड़बड़ाकर झूठ ही बोल गई। सुबह ही तो तेरे आने से पहले बहुत देर तक बातें हुई थी, फिर रात में भी बहुत देर तक बातें करते रहे। आखिर मैंने ही कहा कि अब सो जाओ, तब बड़ी मुश्किल से फ़ोन काटा। कहते हुए पल्लवी पारुल से आंखें नहीं मिला पाई। नाश्ता परोसने के बहाने आंखें यहाँ वहाँ घुमाती रही। मोबाइल को हाथ में पकड़े पल्लवी घूर रही थी। सुबह के 10 बज गए हैं। क्या अब तक प्रशांत सोकर नहीं उठे होंगे? क्या उन्होंने मेरी मिस्ड कॉल नहीं देखी होंगी? क्या एक बार भी वो फ़ोन नहीं लगा सकते? पता नहीं क्यों अचानक पल्लवी का मन तेज़ी से ये इच्छा करने लगा कि काश प्रशांत का फ़ोन आ जाए। हमेशा से इस अकेलेपन को आज़ादी मानने वाली पल्लवी आज पारुल के सामने बैठकर अचानक क्यों इस अकेलेपन से ऊब उठी है? क्यों किसी से कोने में जाकर बात करने का उसका मन लालायित हो उठा? अपने आप के साथ रहकर जो अकेलापन कभी अकेलापन नहीं लगा, वही पारुल के साथ होने पर भी क्यों आज इतने बरसों बाद काट खाने को दौड़ रहा है? शायद इसीलिए कि पारुल उसके साथ उसके सामने होते हुए भी लगातार पीयूष से जुड़ी हुई है और उसके साथ और उस जुड़ाव का एहसास ही पल्लवी के अकेलेपन को लगातार बढ़ाता जा रहा था। पल्लवी ने फिर प्रशांत को फ़ोन लगाया, लेकिन अब की बार उसका फ़ोन स्विच ऑफ मिला। झुंझलाकर पल्लवी ने प्रशांत के ऑफिस में फ़ोन लगाया। उसके पीए को तो कम से कम पता ही होगा कि प्रशांत कहाँ है, किस होटल में ठहरे हैं। ऑफिस में जिसने भी फ़ोन उठाया झिझकते हुए बताया कि सर की पीए तो सर के साथ ही मुंबई गई है। पल्लवी सन्न रह गई। तो इसीलिए प्रशांत फ़ोन नहीं उठा रहे थे। रात में और सुबह से ही फ़ोन का स्विच ऑफ होने का कारण भी यही है। मुंबई के बाद बेंगलुरु, फिर हैदराबाद। एक से एक आलीशान होटल,
और पल्लवी हर बार कहती कि घर में बच्चे तो हैं नहीं, मैं भी साथ चलती हूँ, तो प्रशांत बहाना बना देते हैं कि मैं तो दिन भर काम में रहूँगा, रात में भी देर तक मीटिंग चलती रहेगी, तुम कहाँ तक मेरे पीछे दौड़ोगी, बेकार होटल के कमरे में बैठ बैठ कर बोर हो जाओगी। सच ही तो है, बीवी की ज़रूरत ही नहीं है, पीए को साथ ले जाने में ही ज़्यादा सुविधा है, दिन भर काम में मदद और रात में बिस्तर में सहूलियत। अचानक पल्लवी की आंखों के सामने आपस में हंसी चुहल करते हुए खाना बनाते और काम करते पीयूष और पारुल के चित्र घूम गए। पहले जिस बात को सुनकर पल्लवी तुच्छता से हंसती थी, आज उसी चित्र की कल्पना करके उसे ईर्ष्या हो रही थी। ईर्ष्या, क्षोभ, प्रशांत द्वारा दिया जा रहा धोखा और अपमान सब पल्लवी की आंखों से बहने लगे। क्यों बुलाया पारुल को उसने? आराम से इस ऐश्वर्य और पैसे से खरीदे गए सुख साधनों से अपने आप को संपन्न सुखी मानकर सुख से बैठी थी कि पारुल ने आकर उसके सुख को चूर चूर कर दिया। जीवन में पहली बार पारुल का सुख और चेहरे की दमक देखकर पल्लवी को लगा कि पैसा ही सुख का पर्याय नहीं है। पारुल के चेहरे को घूर घूर कर पल्लवी दुख की लकीर ढूंढना चाह रही थी। आज उसी चेहरे की चमक देखकर उसके अपने चेहरे पर मायूसी के बादल छा रहे हैं। अब वो पारुल के चेहरे पर नज़र डालने की इच्छा नहीं कर पा रही है, डर रही है। उसके चेहरे की रोशनी से खुद के मन का अंधेरा और घना ना हो जाए। दोपहर के खाने के बाद दोनों बातें करने बैठी। तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है दीदी, बच्चे हॉस्टल में हैं, जीजा जी इतने इतने दिन टूर पर, पहाड़ सा दिन अकेले कैसे काटती हो? पारुल के चेहरे पर पल्लवी के लिए सचमुच हमदर्दी थी। शाम को दोनों फिर घूमने निकल गईं। पल्लवी पारुल को शहर के सबसे महंगे बुटीक में ले गई। अपने लिए कोई सूट पसंद कर ले, पल्लवी ने कहा। बाप रे, यहाँ तो सारे सूट बहुत महंगे हैं और चमक दमक वाले हैं। मैं ऐसे सूट पहनकर कहाँ जाऊँगी दीदी? इतनी चमक दमक मेरे प्रोफेशन को सूट नहीं करती। पारुल के स्वर में चमक दमक के लिए तिरस्कार और अपने प्रोफेशन के प्रति स्वाभाविक गर्व का आभास था। चोट मानो पल्लवी पर हुई थी। तब भी पल्लवी ने बहुत कहा, पर पारुल मुख्यतः पैसों पर ही अड़ी रही। कहती रही कि ये फजूल खर्ची है। अरे, शादी के बाद पहली बार आई है, पैसों की चिंता मत कर, मैं उपहार दे रही हूँ, पल्लवी बोली। बात पैसों की नहीं है दीदी, तुम दो या मैं दूँ, बात वस्तु के उपयोग की है। बेकार अलमारी में बंद पड़ा रहेगा। अब मैं तुम्हारी तरह हाई फाई बिजनेस पार्टियों में तो जाती नहीं हूँ, कहकर पारुल बुटीक से बाहर आ गई। रात खाना दोनों बाहर ही खाकर आईं। घर लौटते ही पीयूष का फ़ोन आया। सेमिनार खत्म हो चुका है, वो सुबह की फ़्लाइट पकड़कर आ रहा है। उसने पारुल से भी कहा कि कल ही फ़्लाइट से वापस आ जाओ। पर तेरा तो परसों रात का रिजर्वेशन है ना? पल्लवी ने पूछा। उसे मैं कल सुबह कैंसिल करवा आऊँगी। 11 बजे की फ़्लाइट है, टिकट तो मिल ही जाएगा। एयरपोर्ट पहुंचकर ही ले लूँगी, 2 बजे तक पहुंच जाऊँगी। पारुल के चेहरे की चमक और खुशी दोनों जैसे कई गुना बढ़ गई थी। इतने सालों बाद आई है, ठीक से बात भी नहीं कर पाई और 2 ही दिन में वापस जा रही है। ऐसा भी क्या है कि पीयूष 2 दिन भी नहीं छोड़ सकता तुझे? पल्लवी नाराज़गी वाले स्वर में बोली। फिर कभी आ जाऊँगी दीदी, बल्कि तुम ही क्यों नहीं आ जाया करती? बच्चों दोनों घर पर नहीं हैं और जीजा जी इतने इतने दिन टूर पर। उफ, कैसे रहती हो तुम? पारुल के स्वर में सहजता थी, लेकिन पल्लवी को लगा पारुल कटाक्ष कर रही है। सच ही तो है, ऐसी दीवानगी है एक दूसरे के लिए जैसे पल्लवी ने अपने लिए 4 दिन भी नहीं देखी। दीवानगी नहीं देखी ये बात नहीं है, लेकिन अपने लिए नहीं देखी, देखी है पैसे के लिए, पैसे से खरीदी जा सकने वाली हर चीज़ के लिए। एक पल्लवी में भी तो दीवानगी बस पैसे के लिए ही रही है, और किसी के लिए भी जीवन में दीवाना हुआ जा सकता है, ये तो पारुल को देखकर पता चला। जो पारुल महज पैसों की खातिर महंगा सूट नहीं खरीद रही थी, वो और पीयूष से 2 दिन जल्दी मिलने की खातिर प्लेन से वापस जाने को तैयार हो गई। जो पल्लवी से मिलने वह साधारण स्लीपर क्लास में आई थी। यानी पैसा है, लेकिन मनुष्य के लिए पैसा है, पैसे के लिए मनुष्य नहीं है। जिस शानदार पलंग पर पल्लवी पैर पसाकर निश्चिंत सोती थी, आज उसी पलंग पर
मानो वो अंगारों की जलन महसूस कर रही थी। वो यहाँ अकेली है और वहाँ प्रशांत के साथ। पैसे से हर सुख नहीं खरीदा जा सकता, कम से कम औरतों के बारे में तो ये बात लागू होती ही है। उठकर पल्लवी पता नहीं किस अनजाने आकर्षण में बंधकर पारुल के कमरे की तरफ गई। देखा पलंग के सिरहाने की तरफ रोशनी झिलमिला रही थी। अपने पलंग पर औंधी पड़कर पल्लवी सुबकने लगी। उसका सारा गुरूर टूटकर आंखों के रास्ते बहने लगा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।